गुड मॉर्निंग. आजच्या LSM लेक्चर मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण थर्ड युनिटचा सगळ्यात शेवटचा चॅप्टर घेतोय, लॉजिस्टिकल नेटवर्क अनालिसिस. तुम्हाला हा चॅप्टर तर आणखी सगळ्यात जास्त इझी आहे समजण्यासाठी. आणि नेटवर्क म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे, आपण नेटवर्क कसं वापरतो किंवा काय. त्यामुळे तुम्हाला हा डेली यूज मधला वर्ड आहे, त्याचं अनालिसिस कसं केलं जातं ते आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. लॉजिस्टिकचं नेटवर्क कसं आहे, आपण जनरली बाकीचे नेटवर्क्स बद्दल तुम्हाला माहिती असेल, पण लॉजिस्टिक आतापर्यंत जेवढा स्टडी केला त्यावरून माझा अंदाज आहे की तुम्हाला त्याबद्दलही बऱ्यापैकी माहिती असावी. त्यामध्ये जे काही ऑब्जेक्टिव्ह दिलेले आहेत, आता आपल्याला यामध्ये जर बघायचं ठरलं तर काय काय स्टडी करायचं आहे बघा. लॉजिस्टिकल नेटवर्क अनालिसिस मध्ये आपण मिनिंग बघणार आहोत, ऑब्जेक्टिव्ह बघणार आहोत, रोरो ही कन्सेप्ट काय आहे, लॅश कन्सेप्ट काय आहे, ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क ऑप्शन्स काय काय आहेत. तर एवढा सगळा स्टडी आपल्याला या चॅप्टर मध्ये करायचा आहे. जे अतिशय छोटासा चॅप्टर आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा मिनिंग बघायला पाहिजे की नक्की लॉजिस्टिकल नेटवर्क अनालिसिस म्हणजे काय. The two main objectives of logistic to minimize overall logistical cost. आता ती कशी मिनिमाइज करायची तेही आपण शिकलोय. कॉस्टचा एक सेपरेट चॅप्टर आपण काय केलेला आहे, स्टडी केलेला. टू प्रोव्हाइड सुपेरियर कस्टमर सर्व्हिस. लॉजिस्टिकचं मेन तेच मिनिंग आहे की आपली जी सर्व्हिस आहे तिची लेवल बेस्ट असली पाहिजे, बेस्ट कस्टमर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करता आल्या पाहिजे. तर हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत. बट द प्रॉब्लेम इज दॅट इफ कंपनी अटेम्प्ट्स टू प्रोव्हाइड सुपेरियर कस्टमर सर्विस देन लॉजिस्टिकल कॉस्ट विल इंक्रीज. ये तो होना ही है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज को मतलब कि हम लोग कोई अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर के लिए, तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है. और अगर हम कंपनी क्या कर रही है कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा. तो ये दो जो बातें हैं ये हमें ध्यान में रखनी है. तो हमें अभी कंपनी इसे किस तरह से बैलेंस कर पाएगी ये देखना है. जैसे कंपनी हैज टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इट्स टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. तो अभी कंपनी का रोल क्या है कि इन दोनों चीजों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है. ऑब्जेक्टिव सो एज टू प्रोवाइड सुपेरियर कस्टमर सर्विस एट अ लोअर लॉजिस्टिकल कॉस्ट. दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन. तो अभी इसके लिए ही हम लोग ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं कि ये जो नेटवर्क डिजाइन है इसके थ्रू हमें क्या करना है कि ये दोनों चीजें हमें बैलेंस करनी है. कस्टमर सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट भी हमें क्या करनी है, डिक्रीज करनी है. इज दैट ओके? सो इन अ टूर made by a product from raw material stage to the manufacturing firm, from manufacturing firm to the point of consumption by the consumer, and the various logistical activities such as transportation. यानी कि यहाँ पे उन्होंने मटेरियल किस तरह से, मटेरियल का फ्लो किस तरह से होता है. रॉ मटेरियल है जो पहले कहाँ पे जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है वहाँ पे क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग फर्म का काम होने के बाद कंजप्शन के लिए, कस्टमर के लिए वो क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा. और इस दरमियान क्या होगा कि बहुत सारे लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज जो है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, मटेरियल हैंडलिंग है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, तो ये सारे एक्टिविटीज भी होने वाले. सो देयर इज अ नीड फॉर अ प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन. क्योंकि ये जो एक जगह से, एक प्लेस से क्या हो रहा है दूसरी प्लेस पे मूव किया जा रहा है वो मटेरियल, तो मटेरियल को मूव करते वक्त हमें क्या करना है कि लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज भी कंप्लीट करने हैं. तो उस दौरान अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो हमें क्या करना है कि प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन करनी है. उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो वो कॉस्ट हम डिक्रीज कर सकते हैं. इज दैट ओके? सो लॉजिस्टिकल नेटवर्क इंक्लूड्स वेरियस फैसिलिटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, warehouses, distribution centers and retail stores. अभी इस लॉजिस्टिकल नेटवर्क के अंदर क्या क्या आता है, तो फैसिलिटीज कौन से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इनके, बराबर है, वेयर हाउसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, रिटेल स्टोर्स है. तो लॉजिस्टिकल नेटवर्क एनालिसिस में और एक चीज ये, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग व्हिच फैसिलिटीज आर नीडेड. पहले लॉजिस्टिक क्या डिफाइन करेगा कि आपको कौन सी फैसिलिटी की जरूरत है. उसने बताया कि प्लांट्स की जरूरत है, वेयर हाउस की जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जरूरत है,
उसके बाद सेकेंड थिंग हम लोग कौन सी डिसाइड करेंगे, डिटरमाइनिंग हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ फैसिलिटी, मतलब मुझे एक वेयर हाउस चाहिए या 2 वेयर हाउस चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे हमें क्या करने हैं, डिफाइन करने, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस। उसमें भी हमने क्या किया कि प्राइवेट वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस, बहुत सारे तरीके हमने स्टडी किए। तो उसके बीच हमें ये डिफाइन करना है कि कौन सी कितने टाइप्स हमें उस फैसिलिटी की चाहिए। ओके, लॉजिस्टिकल नेटवर्क एनालिसिस इस तरह से फर्स्टली क्या करेगा, 3 थिंग्स को डिफाइन करेगा, डिटरमाइनिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ईच फैसिलिटी, यानी कि लोकेशन के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से भी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारा प्लांट कहाँ पे, हमें किस तरह से, मतलब वेयर हाउस कहाँ पे है, तो जो भी हम सप्लाई करने वाले तो उसका डिस्टेंस, उसका लोकेशन क्या है, उसकी भी जानकारी हमें इस फैसिलिटी के अंदर मिलना बहुत जरूरी है। इज दैट ओके? सो एक बार हमें एनालिसिस किस तरह से करना है वो बात अगर पता चलती है तो हमें बहुत आसान हो जाएगा कि नेटवर्क का एनालिसिस कैसे करेंगे। सो डिटरमाइनिंग द वर्क टू बी परफॉर्म एट ईच फैसिलिटी, यानी कि हर एक फैसिलिटी के अंदर वापस हम क्या करेंगे कि कौन सा वर्क करना है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन फिर भी वेयर हाउसिंग के अंदर तो रॉ मटेरियल भी रहता है, फिनिश गुड्स भी रहते हैं, तो हमें एक्चुअली किस चीज के लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत है ये हमें पहले डिफाइन करना है, मतलब which work is to be perform at each facility. Okay, so all this analysis of various facilities is known as logistical network analysis. समझ में आई बात कि हमें एक्चुअली लॉजिस्टिकल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर कौन सी चीज स्टडी करनी है। ओके, सो प्रॉपर नेटवर्क एनालिसिस विल रिजल्ट इन एस्टैब्लिशिंग एन एप्रोप्रिएट नेटवर्क डिजाइन and which will reduce overall logistical cost but yet provide superior customer service। यानी कि हमने यहाँ पे हर एक चीज क्या कर दी, डिटरमाइन कर ली, उसके बाद हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी डेटा मिलता है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू हमारी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, so now let's see the objectives of logistical network analysis. Logistical network analysis is important for the following reason. First one is quick response to market changes. अगर हमारा एनालिसिस सही डायरेक्शन से जा रहा है तो शायद हमें क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि हमें क्विक रिस्पांस मिलेगा, जो भी मतलब कि एनालिसिस के थ्रू हमें कौन सा डेटा लेना है कि कौन सा वेयर हाउस चूज करना है, किस टाइप का वेयर हाउस चूज करना है, तो मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस है तो उसके बारे में हमें रिस्पांस मिलेगा। रेगुलर एनालिसिस ऑफ नेटवर्क डिजाइन इज नेसेसरी सो एज टू एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट चेंजेस एंड मार्केट चेंजेस कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स। That means changing customer service requirements, changing customer new market segments, new location of suppliers। यानी कि देखो कि यहाँ पे सर्विस रिक्वायरमेंट्स क्या है कस्टमर की, चेंजिंग कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट, यानी कि हम यहाँ पे सर्विस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो सर्विस रिक्वायरमेंट कस्टमर की क्या है, चेंजिंग कस्टमर यानी कि कस्टमर चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सेगमेंट चेंज हो रहा है, न्यू मार्केट सेगमेंट का जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको क्या होगा कि वो भी चाहिए नेटवर्क एनालिसिस के लिए। न्यू लोकेशन ऑफ सप्लायर्स, तो सप्लायर्स कहाँ से आप लोग क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे, या किस तरह के सप्लायर्स किस डिस्टेंस पे है, कौन से डिस्टेंस पे वो सप्लायर्स अवेलेबल है, उसकी भी जानकारी आपको इस नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू मिल सकती है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट क्विक रिस्पॉन्स टू मार्केट चेंजेस, मार्केट में होने वाले जितने सारे चेंजेस है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। सो चेंजिंग कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट में क्या आता है फिर, nowadays customer are not ready to wait for long period, यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी लीड टाइम है, यानी कि कस्टमर एक बार जब भी ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके लिए डिलीवरी का टाइम कितना है, वेटिंग पीरियड कितना है, तो अभी जो कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है कि शॉर्ट लीड टाइम होना चाहिए। बहुत लॉन्ग अगर आपका लीड टाइम है तो शायद कस्टमर क्या करेगा, किसी और सर्विस को सर्विस के लिए क्या करेगा, रिक्वायरमेंट रखेगा। सो फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इन शॉर्टर लीड टाइम नेटवर्क डिजाइन मस्ट बी एप्रोप्रिएट। अगर आपको ये लीड टाइम कम करना है तो भी आपको इस नेटवर्क डिजाइन की जरूरत पड़ेगी। सो चेंजिंग कस्टमर मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने बताया कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैव इंक्रीज अ लॉट,
कस्टमर चेंज हो जाता है मतलब कि उसके एक्सपेक्टेशंस जो है सप्लायर के थ्रू तो वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कस्टमर हैव फास्ट एंड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को इजी और फास्ट सर्विसेज चाहिए। एज अ रिजल्ट नाउअडेज कस्टमर्स आर हाईली एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका रीजन मेन क्या है कि एजुकेटेड पर्सन से जो भी सोसाइटी में कस्टमर्स अवेलेबल है तो एजुकेशन की वजह से उन्हें क्या है कि प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी है, अप टू डेट नॉलेज है उनका। So thus it is not possible to fulfill the customer. The only way of satisfying today's customer is delivering perfect order. अभी अगर इस तरह से कस्टमर अगर चेंज हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके लिए अच्छी सर्विस डिलीवर कर सके। अभी अच्छी सर्विस या परफेक्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या है, तो राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी। ओके, सो delivery of perfect order is possible only if you have a appropriate network design. ये सब जो भी है कस्टमर रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो है वो अगर हमें फुलफिल करने हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वापस appropriate network design हमें हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज न्यू मार्केट। न्यू मार्केट सेगमेंट में कौन सी चीज आती है, organizations have to find out new market segments, new geographical locations to expand their businesses। यानी कि हर बार हम लोग जो भी बिजनेस है हमारा जो चल रहा है अभी बिजनेस एग्जिस्टिंग जो भी पोजीशन है तो हमें क्या करना है, फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं कि और एक्सपांड करना है बिजनेस को, तो हम नए नए मार्केट सेगमेंट्स ढूंढते रहते हैं या नए ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एंटर न्यू सेगमेंट देन इट विल हैव टू सेट अप वेरियस फैसिलिटीज। अगर आपने नई लोकेशन सर्च की है तो उसके अंदर आपका फैसिलिटीज का भी होना बहुत जरूरी है। तो किस तरह की फैसिलिटीज वो होंगी, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होना चाहिए in that location. So organization needs to make a proper network design to enter a new market. यानी कि यहाँ पे भी नेटवर्क डिजाइन आपके लिए हेल्पफुल है कि जब भी आप नए मार्केट में एंट्री करोगे तो आपके लिए ये नेटवर्क डिजाइन क्या करेगा, हेल्प करेगा। और एप्रोप्रिएट नेटवर्क डिजाइन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं नए मार्केट में। ओके, सो हियर चेंजेस इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। Second objective, changes in product line. Now see, any addition of product means adding the entire कॉर्पोरेट की जो पॉलिसी है वो किस तरह से चेंज होती है। तो फर्स्ट चेंज किसमें है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर चेंज किया जाएगा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। एनी एडिशन ऑफ प्रोडक्ट मींस एडिंग द एंटायर न्यू नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अगर किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट की एंट्री कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर चीज आपके लिए अवेलेबल करना बहुत जरूरी है, यानी कि वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसी। सो सिमिलरली एनी डिलीशन ऑफ प्रोडक्ट मींस ड्रॉपिंग एन एंटायर नेटवर्क ऑफ फैसिलिटीज। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट लाइन है आपकी उसके अंदर आप एक भी प्रोडक्ट को कम भी कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं मतलब कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस सारी फैसिलिटीज को भी क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क को कम करना पड़ेगा। सो एनी एडिशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट्स न्यू लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू नेटवर्क डिजाइन। यानी कि हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स है उसके रिलेटेड आपको नेटवर्क डिजाइन बनाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट इज डाउन साइजिंग। चेंजेस इन कॉर्पोरेट पॉलिसी में हम लोगों ने पहला देखा कि प्रोडक्ट लाइन है, उसके बाद है डाउन साइजिंग। तो यहाँ पे क्या किया जाता है डाउन साइजिंग के अंदर कि sometimes company adopts downsizing policy, it means to sell out some of the business units। ये क्या कर लेते हैं, डाउनसाइजिंग करते हैं मतलब कुछ बिजनेस यूनिट्स को सेल कर देते हैं, thus making some of the existing logistical फैसिलिटीज अननेसेसरी। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ फैसिलिटीज अननेसेसरी फैसिलिटीज है तो एग्जिस्टिंग मतलब कि अभी जो काम चल रहा है, अभी जो आप यूज कर रहे हो, कंजप्शन जिसका हो रहा है लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज का, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ अननेसेसरी थिंग्स है तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ कमी कर दोगे, यानी कि कुछ बिजनेस यूनिट्स को सेल कर दिया जाएगा कंपनी के थ्रू। सो इट इज कॉल्ड अ डाउनसाइजिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज री इंजीनियरिंग।
Nowadays, many organizations adopt BPR, यानी कि business process re-engineering. This re-engineering may result in modification of products. यानी कि re-engineering के थ्रू क्या किया जाता है? Modification करना मतलब क्या है? काय असतं modification? तुम्ही पण करता की नाही? कधी कधी तुमच्या पर्सनॅलिटी मध्ये काहीतरी ड्रास्टिक चेंज आणण्याचा प्रयत्न करता, मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न करता. म्हणजे नक्की काय करता की समथिंग विल बी चेंज. So modification process, due to such changes there will be a need to change the network of facilities. किसी भी चीज को अगर चेंज करना है तो उसके लिए भी तो कुछ फैसिलिटीज होना जरूरी. आप लोग क्या करोगे? पार्लर की सर्विस लोगे या कोई स्किल्स डेवलप करोगे, स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज करोगे जिसकी वजह से आप में कुछ ना कुछ चेंजेस, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी. उसी तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने, मॉडिफिकेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ जो नेटवर्क फैसिलिटीज है, नेटवर्क डिजाइनिंग है, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे जिसके थ्रू मैं क्या करूंगी कि उस प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन कर सकूंगी. इज दैट क्लियर? सो थर्ड पॉइंट इज रिवाइटलाइज कस्टमर सर्विस. अभी कस्टमर के सर्विस के अंदर हमें कौन सा चेंज करना है? तो जो लीड टाइम है, हमने देखा कि कस्टमर जब भी आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो उसका लीड टाइम कितना होना चाहिए. सो लीड टाइम is the time gap between placement of order and delivery of order. So nowadays the focus is on reducing the lead time. अभी कस्टमर को सर्विस अच्छी देनी है तो जो भी अभी मार्केट का ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है कि हमें क्या करना है? लीड टाइम को रिड्यूस करना है, सो एज टू एनहांस कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इसकी वजह से क्या हो सकता है? कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकता है. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन. इज दैट क्लियर? सो रिस्पॉन्स टाइम. अभी रिस्पॉन्स टाइम इज टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर क्वेरीज. कस्टमर को अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेरीज का होना तो पॉसिबल ही है. कोई एक कस्टमर की भी क्वेरी है तो उसके लिए आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है? रिस्पॉन्स टाइम को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, मिनिमम करना है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कस्टमर सर्विस को एनहांस कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. सो कॉस्ट कंट्रोल, नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट. A proper network design helps to reduce the overall logistical cost. नेटवर्क डिजाइन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, सच एज इन्वेंटरी कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट. जैसे हमने सीखा ना, वेयर हाउसिंग का भी देखा, मटेरियल हैंडलिंग का देखा, ट्रांसपोर्टेशन का देखा. सो लॉजिस्टिकल नेटवर्क एनालिसिस हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स. सो it is to ensure balance between cost and efficiency. हमें कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है और इफिशिएंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करने, तो हर चीज को कंट्रोल करने का काम ओनली कौन कर सकता है? तो आपका नेटवर्क डिजाइनिंग या नेटवर्क एनालिसिस कर सकता है. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे उसकी जरूरत है. अभी रोरो क्या है? ये कंसेप्ट है रोरो, रोल ऑन एंड रोल ऑफ. रोरो इज अ टाइप ऑफ शिपिंग वेसल. इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? शिपमेंट कर सकते हैं. ड्यू टू प्रॉब्लम इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स द कंसेप्ट ऑफ रोरो वाज इंट्रोड्यूस्ड. अभी हम लोगों ने देखा ना कि किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? मूव करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत जरूरी होता है. ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमने जितने सारे मोड स्टडी किए, रेलवे है, रोडवे है, वाटरवे है, तो इसके अंदर हमें जब भी वेयर हाउसिंग से प्रोडक्ट को क्या करना है? उसकी डिलिव्हरी करनी है, तो ऍट दॅट टाइम यू हॅव टू यूज सम व्हेकल्स. तर मग इथे तुम्हाला काय करावं लागेल? लोडिंग करावं लागेल, त्यासाठी अनलोडिंग करावं लागेल. मग हे लोडिंग अनलोडिंग करण्यामध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स येतात. त्यामध्ये तुमचे प्रोडक्ट्स डॅमेज होऊ शकतात आणि तुम्हाला डॅमेज अवॉइड करायचं असेल तर त्यासाठी ही रोरो कन्सेप्ट सुरू झाली किंवा ही रोरो कन्सेप्ट पुढे आली. तर मग ह्या शिपिंग वेसलच्या थ्रू आपण नक्की काय करणार आहोत? द कॉस्ट ऑफ लिफ्टिंग अ कंटेनर फ्रॉम अ ट्रक and loading onto a ship and then upon arrival at destination unloading the container from the ship and reloading it on the truck was very high, and thus Roro came as a new concept of reducing the cost. यानी कि इस रोरो कंसेप्ट के अंदर क्या किया जाता है कि किसी एक ट्रक को ही लोड कर देते डायरेक्टली किसी शिप के थ्रू. शिप के अंदर एक बार आपने ट्रक को क्या कर दिया कि जहां से आपको क्या करना है? डिलीवरी करनी है, वहां से आपने उस ट्रक को लोड कर दिया शिप के अंदर, और आपका जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको क्या करना है? अनलोड करना है उस प्रोडक्ट को, वहां पे आपने उस ट्रक को वापस रीलोड कर दिया. दैट मीन्स रोरो केम एज अ न्यू कंसेप्ट टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट. यहाँ पे आपने अवॉइड किया, जो भी लोडिंग अनलोडिंग का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कम कर दिया और डायरेक्टली आपने ट्रक के साथ ही शिपमेंट कर दी. इज दैट क्लियर?
Next thing is, in this method, the trucks containing the containers are directly driven inside a huge ship, and the ship carries the consignment from origin to destination, and upon arrival at the destination, trucks are driven off the ship. Okay, so in short, the trucks are roll on into the ship at the origin and are roll off from the ship after reaching the destination port. Okay, roll on मतलब लोड कर दिया, ओके, और जहां पे डेस्टिनेशन है वहां पे आने के बाद आपने अनलोड कर दिया, दैट मीन्स रोल ऑफ। द रोरो वेसल हैव बिल्ट इन रैम्स। तो वेसल के लिए, शिप्स के लिए क्या किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, और विच हेल्प इन रोलिंग ऑन एंड रोलिंग ऑफ, जिसके थ्रू ये ट्रक लोड और अनलोड किया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? दिस टेक्निक हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। अभी इस रोरो की वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से क्या हो रहा है, ये कॉस्ट कम की जाएगी, आपकी जो कॉस्ट है लोडिंग अनलोडिंग की। देयर इज नो नीड ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग द कार्गो सेपरेटली, यानी कि यहाँ पे जो भी कार्गो म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो जहाजाच्या थ्रू जे काही आपण लोडिंग अनलोडिंग करतो, डायरेक्टली द ट्रक्स गेट इन द शिप अँड गेट आउट ऑन इट्स व्हील्स। म्हणजे अगदी तुम्ही डायरेक्ट तो ट्रक लोड केल्यामुळे काय होतं की इथे तुम्हाला जे काही जहाजामध्ये लोडिंग अनलोडिंग करण्याची प्रोसेस कशी आहे, डिफिकल्ट आहे, तर ती इथे इझी करून दिली। त्यासाठी त्यांनी कशाचा वापर केलेला आहे की काही प्लॅटफॉर्म्स तयार केले ज्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, रोलिंग ऑन आणि रोलिंग ऑफ करू शकतो। इट इज अ व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड टाइम सेव्हिंग टेक्निक। ओके, कोकण रेल्वेचं एक्झाम्पल दिले रोरो सर्व्हिसचं, बघा पिक्चर दिसतंय। आता ही लॅश लाइटर अबॉट शिप कन्सेप्ट काय आहे, यामध्ये आपण लॅश इज अ मेथड यूज टू कॅरी द कार्गो। कार्गो म्हणजे काय की जो प्रोडक्ट तुम्ही किंवा जो मटेरियल काय करणार आहात, सप्लाय करणार आहात, त्याला कॅरी करण्यासाठी ही मेथड यूज केली जाते। फ्रॉम शॅलो वॉटर पोर्ट्स टू शिप वेसल्स विच आर लोकेटेड इन डीप वॉटर। म्हणजे आपल्याला काय करायचंय की ह्या लॅश मेथड मध्ये सुद्धा ट्रान्सपोर्टेशन करायचं आहे। त्याचं मीनिंग काय दिलंय बघा, ऑन बोर्ड क्रेन फॉर लोडिंग अँड अनलोडिंग द फ्लोटिंग कार्गो। म्हणजे तुम्हाला हे जे कार्गो आहे ते काय करायचं आहे, लोडिंग आणि अनलोडिंग करायचं आहे। आज ऑल द पोर्ट्स मे नॉट हॅव डीप वॉटर, म्हणजे प्रत्येक एका बंदरावर तुम्हाला डीप वॉटर आढळणार नाही। द कन्सेप्ट ऑफ लॅश इज यूज टू लोड द कार्गो ऑन द वेसल। म्हणजे जो काही प्रोडक्ट आहे तो वेसलच्या थ्रू काय केला जाईल, लोड केला जाईल। ओके, सो इन दिस मेथड शिप वेसल स्टेज इन द डीप वॉटर। म्हणजे ऍक्च्युअली जी काही तुमची वेसल आहे, शिप आहे, ते डीप वॉटर मध्ये असेल, अवे फ्रॉम द शॅलो वॉटर बोट। म्हणजे जे बंदर आहे त्याच्यापासून काही अंतरावर, काही डिस्टन्सवर डीप वॉटर मध्ये हे शिप वेसल असेल। कार्गो फ्रॉम शैलो पोर्ट्स आर लोडेड ऑन द बार्जेस, यानी कि काइंड ऑफ बोट। मतलब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है यानी कार्गो है, इसे शैलो पोर्ट पे क्या करना है, लोड करना है। दिस बार्जेस कैरी द कार्गो फ्रॉम शैलो पोर्ट्स टू द शिप वेसल लोकेटेड इन डीप वाटर। तो ये जो बोट्स है, ये बोट्स क्या करेंगे, इस कार्गो को कहाँ तक लेके जाएंगे, जो डीप वाटर के अंदर आपका शिप वेसल है वहां उस लोकेशन तक, इस डीप वाटर तक ये क्या करेंगे, ये बोट्स लेके जाएंगे। अपॉन अराइवल नियर द शिप द ह्यूज क्रेन इन द शिप, यानी कि इस शिप के अंदर, शिप वेसल के अंदर क्या है कि शिप लिफ्ट है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी ये काइंड ऑफ बोट यानी बार्जेस आपने जिसके थ्रू आपने इस कार्गो को क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया हुआ है, डिलीवरी की हुई है, उसको हम क्या करेंगे एंड प्लेस इट ऑन द डेक ऑफ द शिप। ये क्रेन लिफ्ट के थ्रू इसे क्या कर दिया जाएगा, शिप के डेक के ऊपर, मतलब ज्याला आपण मजला म्हणतो, शिपच्या वरचा मजला, तिथे ते शिफ्ट केलं, काय केलं जाईल, शिफ्ट केलं जाईल। शिप देन कॅरीज द कन्साइनमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। मग त्या शिपच्या थ्रू हे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, कन्साइनमेंट्स आहेत, ते काय केले जातील, ओरिजिन पासून लास्ट डेस्टिनेशन पर्यंत शिफ्ट केले जातील। आफ्टर रिचिंग द डेस्टिनेशन द बार्जेस आर लिफ्टेड अँड प्लेस। बार्जेस मीन्स व्हाट, अ काइंड ऑफ बोट। ओके, सी दिस पिक्चर, understand? Transportation network options. Which is the options? Introduction is that a logistical network consists of manufacturing plants, warehouses। अभी नेटवर्क, लॉजिस्टिकल नेटवर्क के अंदर क्या क्या आता है,
तो उसमें आता है वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, होलसेलर, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स. To design a good logistical network, we have to select strategic locations. So, लॉजिस्टिकल नेटवर्क को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज वेल एज राइट नंबर ऑफ फैसिलिटीज. अभी कोई भी चीज अगर मुझे डिजाइन करनी है तो उसके लिए तो मुझे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लोकेशन होना चाहिए जिसको हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं. राइट नंबर ऑफ फैसिलिटीज यानी कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग मतलब किस तरह की फैसिलिटी नेसेसरी है उसे क्या करना है, हमें चूज करना है. वेयर हाउसेस चूज करने यानी प्राइवेट पब्लिक जो भी टाइप्स हमने स्टडी किए आज तक उसमें से हमें एक चूज करना है. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को चूज करना है. मोर टू डिजाइन अ गुड लॉजिस्टिकल नेटवर्क we have to design required type of transportation network. मतलब एक बार हमें लोकेशन के बारे में पता चलता है, नंबर ऑफ फैसिलिटीज, राइट नंबर ऑफ फैसिलिटीज के बारे में पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जानकारी मिलती है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो भी नेटवर्क है उसे हम आसानी से डिजाइन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑप्शन, उसमें ऑप्शंस क्या है देखो. डायरेक्ट शिपमेंट. In direct shipment, the manufacturer supplies the goods directly from the manufacturing plant to the retailer. यानी कि यहाँ पे no intermediaries can use. Okay, so मतलब यहाँ पे हमने कोई भी इंटरमीडिएरी का यूज नहीं किया. डायरेक्टली जो भी सप्लाई हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के थ्रू हमने रिटेलर से क्या किया है, डिलीवर किया है वो प्रोडक्ट. सो विदाउट यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयर हाउस. यानी कि यहाँ पे हमने ये फैसिलिटी यूज ही नहीं की. हमारा जो नेटवर्क था, नेटवर्क को डिजाइन हमने किस तरह से किया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अप टू रिटेलर. ये डायरेक्ट चैनल था, डायरेक्ट शिपमेंट थी. ओके, सो the major advantage of direct shipment network is the elimination of intermediary and its simplicity of operation and coordination. Moreover, the transportation time from supplier to retail store will be short because each shipment is direct. यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी टाइम लगता है उसे हमने रिड्यूस कर दिया. तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिलीवरी कैसी मिलेगी, फास्ट मिलेगी. सो लेट अस सी दिस डायग्राम. देयर इज अ नंबर ऑफ सप्लायर्स and here retailers. We have to use direct shipment channel. So the suppliers and retailers आप देख सकते हैं इस तरह के एरो दिए, ये डायरेक्ट चैनल है. ओके, डायरेक्ट शिपमेंट विथ मिल्क रन. नाउ लेट्स सी दिस, व्हाट इज मीन बाय मिल्क रन. मिल्क रन इज अ डिलिव्हरी मेथड. डोंट म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो मिल्क म्हणजे इथे डायरेक्ट तुम्ही वेगळा मीनिंग घेऊ नका. जो जनरल मीनिंग तुम्हाला माहिती आहे ते मिल्क रनचं मीनिंग काय आहे, ती डिलिव्हरीची एक मेथड आहे. जो काही तुम्ही प्रोडक्ट या सर्व्हिस डिलिव्हर करताय तर त्यामध्ये इट इज यूज टू ट्रान्सपोर्ट मिक्स लोड्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स टू द कस्टमर्स. म्हणजे वेगवेगळे सप्लायर्स यूज केले जातील. हा जो काही डिलिव्हरीचा मेथड आहे डिलिव्हरीची ती कशा पद्धतीने यूज केली जाईल तर मिक्स लोड्स म्हणजे various types of products are there and they are supplied to the there are various suppliers and they are supply that product to the customer. Okay, so milk run reduces outbound transportation cost by consolidating small shipments. यानी कि यहाँ पे आपको इस मिल्क रन स्ट्रेटेजी के बारे में नॉलेज मिलेगा. सी दिस वन, सप्लायर रिटेलर. देयर आर वेरियस सप्लायर्स यानी A B C D यानी ये क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लायर्स. और यहाँ पे जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स के थ्रू कस्टमर को जाएंगे. ओके, सो PQRS ये क्या है, रिटेलर्स है. तो किस तरह से हमने ये यूज किया, सी मल्टीपल सप्लायर्स से हमने क्या कर दिया. सी दिस, मिल्क रन इज अ रूट इन विच ट्रक आइदर डिलीवर्स प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर टू मल्टीपल रिटेलर्स. सिंगल सप्लायर यानी एक के थ्रू हमने मल्टीपल रिटेलर्स को ये प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया. PQR मतलब इसने क्या कर दिया, ऑल रिटेलर्स को, वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को सप्लाई कर दिया प्रोडक्ट को. और नेक्स्ट थिंग बताइए कि गोस फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर्स टू सिंगल रिटेलर. मल्टिपल सप्लायर्स आर हियर A B C D E आणि मग त्यांच्या थ्रू काय केलं, एका रिटेलरला ते काय केलेले आहेत, प्रोडक्ट सप्लाय केलेले आहे. ओके,
सो मिल्क रन प्रोसेस समजली तुम्हाला. ऑल शिपमेंट्स वाया सेंट्रल डिस्ट्रीब्युशन सेंटर. आता शिपमेंट ह्यामध्ये थर्ड पार्ट जो दिलेला आहे शिपमेंट वाया सेंट्रल डिस्ट्रीब्युशन सेंटर. तर यामध्ये वन बाय वन आपण स्टडी करूया. इन ऑल शिपमेंट्स वाया सेंट्रल डिस्ट्रीब्युशन सेंटर ऑप्शन सप्लायर्स डू नॉट सेंड शिपमेंट्स डायरेक्टली टू द रिटेल स्टोअर्स. ही एकदमच डिफरंट आहे. शिपमेंट जी केली जाते ती सेंट्रल डिस्ट्रीब्युशन सेंट्रल डिस्ट्रीब्युशन सेंटर असं सांगितलंय. तर मग इथे जी शिपमेंट होईल ती कशी असेल की सप्लायर्स हे डायरेक्टली काय करू शकणार नाही, शिपमेंट करू शकणार नाही रिटेल स्टोअरला. इन दिस सिस्टीम ऑल द सप्लायर्स सप्लाय द गुड्स टू द डिस्ट्रीब्युशन सेंटर. म्हणजे सप्लायर्स किती टाईपचे असू देत, वेरियस टाईपचे सप्लायर्स जरी असतील तरी ते काय करतील की डिस्ट्रीब्युशन सेंटर्सला गुड पाठवतील अँड द डिस्ट्रीब्युशन सेंटर देन अरेंजेस फॉर द शिपमेंट टू द इंडिव्हिज्युअल रिटेलर्स ऍज पर देअर ऑर्डर्स. म्हणजे इथे काय केलं की ऑन सप्लायर्स मिक्स सप्लायर्स आर सप्लाय द गुड्स टू द डिस्ट्रीब्युशन सेंटर ऍट वन प्लेस अँड दॅट डिस्ट्रीब्युशन सेंटर विल अरेंज the shipment for the individual retailers as per their orders. Is that okay? So this helps in reducing transportation cost due to the movement of consolidation. So let us see diagram. It relates to the concept of cross docking in warehouses. So see this diagram. Suppliers, retailers, distributors. सप्लायर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सप्लाई करते हैं गुड्स को और इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के थ्रू हर एक रिटेलर के लिए एज पर देयर ऑर्डर सप्लाई किया जाएगा प्रोडक्ट. ओके, समझ में आए. शिपिंग वाया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यूजिंग मिल्क रन. नाउ अगेन वी हैव टू यूज हियर मिल्क रन. मिल्क रन इज द delivery method. Okay, so as the name suggests, this transportation network design is the extension of direct shipping with milk run, where there is a inclusion of distribution center in between supplier and customer. यहाँ पे भी distribution center है supplier और customer के बीच. Okay, so in this system all the suppliers supply the goods to distribution center and the distribution centers in turn will supply the goods to the retailers using the concept of milk run. Okay, same similar process जो हमने इससे पहले स्टडी की वो भी इसके अंदर है, लेकिन milk run reduces outbound transportation caused by consolidating small shipments. See, यहाँ पे भी सेम सिमिलर है. ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा हुआ. जो हमने स्टडी किया लॉजिस्टिकल नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आपको समजाई होगा. समजलंय ना सर्वांना? कारण समजल्याशिवाय आपण पुढे जात नाही आहोत. तुम्हाला काही शंका असतील तर 100% विचारा. तत्पूर्वी तुम्ही ही असाइनमेंट कंप्लीट करायची. यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन्स दिलेत. फिल इन द ब्लँक्स, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. 4 क्वेश्चन्स आहेत ते सुद्धा कंप्लीट करा. मी सगळ्या तुम्हाला लिंक पाठवलेल्या आहेत ग्रुपवर. फक्त वेअर हाऊसिंगची बाकी आहे, ती सुद्धा मी पाठवणार आहे. ओके, सो आपण आता नेक्स्ट पुढचा जो 4th चॅप्टर आहे तो स्टार्ट करणार आहोत. 4th युनिट स्टार्ट करणार आहोत. लास्ट युनिट आहे तो. त्यामधला फर्स्ट चॅप्टर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन लॉजिस्टिक. सी युनिट 4 चॅप्टर 13 म्हणजे फर्स्ट पासून काउंट केलं तर 13 चॅप्टर येतो आणि ह्या युनिटचा हा पहिला चॅप्टर आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन लॉजिस्टिक. ओके, सो first we have to see introduction, objectives of information technology, role of information technology, logistical information system, principle of logistical information system, types of logistical information system. तो ये सारे पॉइंट्स हमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंक्शनैलिटी है लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन की. तो इस तरह से हमें ये 7-8 पॉइंट्स इसके अंदर स्टडी करने हैं. ओके, इज दैट क्लियर? सो हमारे टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक. हमने नेटवर्क एनालिसिस सीखा लॉजिस्टिक के अंदर. उसके बाद अभी हम आईटी का रोल जो है लॉजिस्टिक के अंदर किस तरह का है. आईटी को तो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, आप यूज भी करते हो टेक्नोलॉजी को. तो इसके लिए ये भी बहुत बहुत इजी वाला चैप्टर है. इसके अंदर कंसंट्रेशन की जरूरत है. सो लेट्स सी इंट्रोडक्शन. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ वाइटल रोल, vital and integral part of every business plan. यानी कि
हर एक बिजनेस के अंदर अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी का जो भी ट्रेंड है मार्केट का, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज तो हर एक सेक्टर के अंदर किया जाता है, हर एक बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ वेरियस फंक्शनल एरियाज इन द बिजनेस। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी और किस चीज के लिए हमें हेल्प करती है? It helps in speeding up information transfer between organization and customer। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं, जो भी डेटा है वो अवेलेबल कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए भी हमें डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए भी क्या है, ये इजी टेक्निक है। ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट वेरियस लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म विद अ ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसके थ्रू हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, आईटी का यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो जो भी हमारे ऑपरेशन है उसके अंदर क्या होगा कि स्पीड आएगा, स्पीड मेंटेन किया जाएगा, एक्यूरेसी भी रहेगी। सो आईटी इंप्रूव्स एंड एक्सपांड्स द स्कोप ऑफ बिजनेस प्रोस्पेक्टस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द टूल्स used to gain awareness of information, analyze the information and execute on it to increase the performance of supply chain। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अवेयरनेस दे सकते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, एनालिसिस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्लान्स को इजीली। और हमारा जो सप्लाई चेन के अंदर परफॉर्मेंस है उसे भी हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक। टू फैसिलिटेट बेटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करनी है होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, डीलर्स के लिए या कोई और भी इंटरमीडिएरी है, तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्टली उस इंफॉर्मेशन का फ्लो कर सकते हैं। ये करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट फास्टर एंड एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कि जो भी आपकी जो भी प्रोसेस है इंफॉर्मेशन रिलेटेड, तो उसमें क्या करना है, फास्टर या एफिशिएंसी का होना बहुत जरूरी है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है आईटी का। टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए भी हेल्प करता है। दैट मीन्स बाय कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड retrieving the information as and when needed. Okay, so to identify and track the exact location of consignment, जो भी हमने स्टडी किया ना कि अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिलीवरी करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट अभी ट्रांसपोर्ट किया है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के लिए, तो अभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है वो अगर आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हमने जो सिस्टम यूज की वो किसकी थी, आईटी की थी। तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये जो कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट कहाँ पे, कंसाइनमेंट यानी कि आपके प्रोडक्ट्स वो कौन से लोकेशन पे है अभी, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस आईटी के थ्रू। टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, अगर एक मशीन क्या करता है, 10 लोगों का काम करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम की जाती है। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय अडॉप्टिंग ऑटोमेशन, यानी कि कुछ मशीनरीज तो ऐसे है कि वो अपने आप चलते हैं, बैटरी पे चलते हैं, चार्ज पे चलते हैं, तो यहाँ पे तो ह्यूमन पावर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऑब्वियसली टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, जनरेट अभी क्या जनरेट किया जाता है, लॉजिस्टिकल रिपोर्ट्स इस आईटी के थ्रू क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन उसके थ्रू हम लोग लॉजिस्टिकल रिपोर्ट यानी कि वेयर हाउसिंग के अंदर कौन सी कमी है, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से वीक पॉइंट्स है, कितना आपके पास प्रोडक्ट है या कौन सी प्रोविजन की जरूरत है, इस तरह का जो भी इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू हम लोग एक रिपोर्ट बना सकते हैं आईटी की हेल्प लेने के बाद। और फॉर बेटर एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको अगर किसी चीज के लिए डिसीजन लेना है, आपकी कौन सी भी ऑपरेशन है, तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उससे एक रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा इस आईटी की हेल्प से। टू एनहांस द ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफिशिएंसी को बढ़ाना है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, तो आईटी हेल्प करेगी। ओके, सो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोल क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन करना। Information technology facilitates better flow of information among various members of the supply chain। तो
जो भी सप्लाई चेन के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, इंटरमीडियरीज आते हैं, तो उनके अंदर जो भी उनके बीच जो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन बेटर होने के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होने के लिए क्या करती है आईटी, आपको हेल्प करती है। यानी कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे रहता है, बहुत स्पीडी रहता है और एक्यूरेसी उसके अंदर रहती है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है मतलब क्या है, with the use of right technologies, the company will be in position to make the goods available at right time, at right place and in right quantity, thereby resulting in customer satisfaction. यानी कि आईटी की हेल्प के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्विस अच्छी तरह से दे सकते हैं। यानी कि राइट टाइम पे सर्विस देनी है तो हमें फास्ट जो भी टेक्नोलॉजी है, स्पीडी टेक्नोलॉजी, उसका यूज करना पड़ेगा। राइट प्लेस पे जाना है मतलब कि हमें जिस लोकेशन पे वो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए भी तो हमें आईटी हेल्प करती है। राइट क्वांटिटी में भी देनी है सर्विस, और बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू गेट or we have to achieve customer satisfaction. Okay, so moreover it will help to reduce operational cost. यहाँ पे आईटी की वजह से क्या होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस की जाती है, कम की जाती है, और लीड टाइम कम किया जाता है, एरर्स को कम किया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक्यूरेट सर्विसेज रहते हैं और जो भी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपको मिल सकता है। सो द यूज ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स द firm to attain competitive advantage, okay, over competitors. Ease of operation में क्या किया जाता है, यानी कि आपने अभी तक जितने कंसेप्ट स्टडी किए लॉजिस्टिक के अंदर, तो उसमें लेटेस्ट आईटी टूल्स और टेक्नोलॉजीज है जिसके अंदर आपने देखा ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एलआईएस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी। तो इसकी वजह से क्या मिलता है, इट हैज टू फैसिलिटेट easy exchange of information among different departments. डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक्सचेंज करनी है तो ये पॉसिबल है इस आईटी टूल्स की वजह से। दिस मेथड्स और टेक्नोलॉजी स्मूदन द वर्क फ्लो फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे अगर किसी चीज का, मैंने पहिले भी आपको बताया, जसं तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला कुठल्याही टाईपचं डिसिजन घ्यायचं असेल तर आयटी सॉफ्टवेअर तुम्हाला काय करतात की त्या पद्धतीचे टूल्स तुम्हाला हेल्प करतात। त्यामध्ये तुम्ही कलेक्ट करता डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली जाते, स्टोअर केली जाते, त्याला अनालाइज केलं जातं, रिट्राय केलं जातं। रिट्राय म्हणजे आपण पुन्हा पुन्हा काय करतो, तुम्हाला जर ती इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर तुम्हाला जेव्हा ती अपेक्षित आहे, एक्सपेक्टेड आहे, तेव्हा तो डेटा तुम्हाला अवेलेबल करणं हे काय करतात की आयटी सॉफ्टवेअर करू शकतात। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंपेयरिंग द एक्चुअल डेटा विथ प्लान डेटा। आपने जो भी प्लानिंग तैयार किया है उस प्लान डेटा के साथ हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल डेटा को कंपेयर कर लेते हैं। दिस कंपैरिजन ऑफ प्लान डेटा एंड एक्चुअल डेटा प्लेज अ वाइटल पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई कमियां है, जैसे हमने बेंचमार्किंग करना है या कोई चीज करनी है, तो उसके अंदर जो भी कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन के थ्रू हमें वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। और अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए ये जो आपका आईटी टूल है या सॉफ्टवेयर से ये आपको हेल्पफुल है, क्योंकि ये डेटा स्टोर करके रखते, एनालिसिस करते, कलेक्ट करते, स्टोर भी करते। ओके, रिट्राइविंग भी किया जाता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम। Use of IT tools helps to recognize exceptional situations at an early stage. यानी कि this helps in identifying undesirable situations which can be detected and rectified in time. And the early warning system also facilitates the selection of potential weak points which can be rectified later. अगर हमें किसी चीज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, जो आईटी का टूल है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। रेक्टिफाइड लेटर यानी कि हमें इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस आगे जाके रह सकते हैं। ओके, सो एक्यूरेट डेटा। यूज ऑफ आईटी टूल्स लाइक आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बार कोडिंग एंड हेल्प्स टू कलेक्ट एंड स्टोर एक्यूरेट डेटा। इसके थ्रू हम लोग कौन सा एक्यूरेट डेटा ले सकते हैं? दिस हेल्प्स इन एडेक्वेट एनालिसिस एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेना रहेगा तो इसके रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए हमें ये बारकोडिंग सिस्टम क्या करती है, आरएफआईडी सिस्टम हेल्प करती है। ओके, सो आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ कंसाइनमेंट। इसके अंदर बहुत डीप नहीं जाना है।
आपको इतना ही काफी है, क्योंकि हम बीएमएस के स्टूडेंट हैं, वी आर नॉट आईटी स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इन बीएमएस you have to only see which system is used in which operation. Okay, so इथे तुम्ही फार डीप जाऊ नका की मॅडम मला आता हा पार्ट आयटीचा जो आहे की हा कसा, आता बारकोडिंग तुम्हाला माहितीये, बारकोडिंग सुद्धा काय की प्रोडक्टला आयडेंटिफाय करतं की तो प्रोडक्ट कुठला आहे किंवा काय, स्कॅनिंगच्या थ्रू हे तुम्हाला जनरली मी शिकवलेलं आहे, पण फार त्यामध्ये एक्सप्लेनेशनची गरज पडणार नाहीये. तुम्हाला फक्त त्याचे रोल काय आहेत, आयटीचा रोल एक्झॅक्टली आपल्या मॅनेजमेंट मध्ये आयटी कसं वापरलं जातं एवढं समजलं तरी सफिशियंट आहे. त्यामुळे अजिबात याचं टेन्शन घेऊ नका. यामध्ये 7th पॉइंट काय दिला, आयडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ कन्साइनमेंट. आता इथे जीपीएस सिस्टीम वापरली जाते, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. आपल्याला जर एखादं गुड्स त्याचं लोकेशन सर्च करायचंय, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन कॅन हेल्प टू आयडेंटिफाय द एक्झॅक्ट लोकेशन ऑफ द कन्साइनमेंट. ओके, त्यामध्ये जीपीएस आपण लावतो की नाही, ज्यामुळे आपल्याला काय करतं, लोकेशन आयडेंटिफाय करता येतं. ट्रॅकिंग द ऍक्च्युअल लोकेशन ऑफ एन कन्साइनमेंट is very helpful to the firm as they can easily predict the time required for the consignment to reach a customer location. अगर मैंने यहाँ से डिलीवर कर दिया है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से मैंने किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी की है वेयर हाउस के थ्रू या सप्लायर के थ्रू, और जो भी कस्टमर का डेस्टिनेशन है, लोकेशन है, वहां तक प्रोडक्ट को जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है, ये मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ इस सिस्टम के थ्रू. इज दैट क्लियर? ओके, सो अदर बेनिफिट्स, it facilitates faster and efficient processing of information. Faster and efficient processing होती है. It facilitates more timely availability of information. आपको time पे information available होगी. Many times of useful reports can be generated. जैसे हमने पहले भी देखा कि ये जो IT का tools है, तो ये क्या करते हैं कि आपको कोई भी information या डेटा जो है उसके थ्रू जनरेट कर देते हैं रिपोर्ट्स को, जिसकी वजह से मैनेजमेंट कोई अच्छा वाला डिसीजन, दे हैव टू टेक सम डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. ओके, सो इट एनहांसेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा. इट रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट ड्यू टू ऑटोमेशन. ये भी हमने देखा है कि लेबर कॉस्ट को किस तरह से ऑटोमेशन क्या करता है, कम करता है. ओके, लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. अभी अवेलेबिलिटी, ये पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रिंसिपल है. लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी रेडिली एंड कंसिस्टेंटली अवेलेबल. आपको क्या हो सकता है कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो सकती है ये जो इंफॉर्मेशन है. इट इज सीन दैट थ्रू द रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन मैनेजर कैन मैनेज डिस्पर्स इन्वेंटरीज एज इफ दे वेर सिंगल इन्वेंटरी. यानी कि हम लोग, हमारे पास अगर सिंगल इन्वेंटरी है तो हम डिस्पर्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डिस्पर्स इन्वेंटरीज को इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, अगर आपके पास रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है. ओके, so quick availability of information is necessary to satisfy demands. आपके पास अगर मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, क्विक मिलती है इस आईटी की वजह से, तो शायद पॉसिबल है हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट की, कस्टमर की जो भी डिमांड है उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके लिए हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं. अगर कस्टमर चाहता है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से आपके प्रोडक्ट रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड कस्टमर को कोई चेंज चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर ये आईटी आपको दे रही है, क्विक रिस्पॉन्स आपको देना है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करना है. तो ये जो डिसीजन है ये भी फास्टली हम ले सकते हैं और सेटिस्फाई कर सकते हैं उस डिमांड को. Is that clear? That means it is a availability. The information should be accessed and updated from anywhere in the country or even the world. यानी कि इंफॉर्मेशन को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, तो अपडेट करते वक्त हमें क्या करना है, एनीवेयर इन द कंट्री और इवन द वर्ल्ड, हर जगह पे हम अपडेट कर सकते हैं इसको. ओके, सो टाइमलीनेस सेकंड जो प्रिंसिपल है. Logistic information should not be readily available but also be available at the need of the hour. यानी कि आपको जिस वक्त उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस टाइम पे आपको ये सर्विस देगा. लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए, तो इस तरह से अगर आपकी नीड जब है उसी टाइम पे अगर आपको सर्विस मिलती है
तो यहाँ पे टाइमलीनेस ये फैक्टर आता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आईटी। डिले इन अपडेटिंग द सिस्टम विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द होल सिस्टम। यानी कि आपने अगर डिले कर दिया अपडेट करने के लिए इस सिस्टम को, तो आपके अंदर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। डिले इन अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन विल लीड टू रॉन्ग डिसीजंस एंड इवन लॉसेस इन बिजनेस। ओके, सो as soon as the activity takes place, the information should be updated. Okay, जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसके अंदर हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना है, अपडेट करनी है टेक्नोलॉजी, और उस तरह से हमें क्या करना है, हमारा जो वर्क है इन टाइम कंप्लीट करना है। हर एक प्रोसेस के अंदर अगर हमारे टाइम यूटिलिटी हम यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो शायद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रॉन्ग डिसीजंस नहीं होंगे, तो हमारा लॉस भी नहीं होगा और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में रह सकती है। दैट इज द टाइमलीनेस, ये एक सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल इज दैट एक्यूरेसी। Accuracy is defined as the degree to which LIS reports match actual physical counts or status. This principle states that information should be accurate. हम मैन्युअली जब भी वर्क करते हैं चांसेस रहते हैं कि बहुत बार उसमें एक्यूरेसी ना हो, बट ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा पास किया जाएगा तो उसमें क्या रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी। देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड द रियल सीन। यानी कि डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, अपडेटेड इंफॉर्मेशन क्या है और रियल सीन यानी कि एक्चुअल मार्केट की कंडीशन क्या है उसके अंदर कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। मतलब ये एक्यूरेट ऐसी सिस्टम है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूसेस इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट। यानी कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अनसर्टन थिंग्स को यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट को। क्योंकि अगर हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलती है तो इन्वेंटरी में हम क्या कर लेते हैं, इन्वेंटरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक बढ़ने की वजह से उसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारा जो बजट है या प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। सो इन सारी चीजों को अगर हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें एक्यूरेसी के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आईटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक सिस्टम किस तरह से फ्लेक्सिबल है। A good LS logistical information system should be able to provide information as per the user's demand. यानी कि यूजर्स जो है आपके कंजम्पशन करने वाले जो कस्टमर्स है उनकी जिस तरह से डिमांड है उस तरह से ये इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड द डेटा टेलर टू स्पेसिफिक कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। यानी कि इस तरह से डेटा भेजा जाएगा या सप्लाई किया जाएगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली अगर आपको भूख लगी है या प्यास लगी, आपको प्यास लगी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पानी की जरूरत है और मैंने आपके लिए क्या भेज दिया, जूस भेज दिया। आप बोलोगे चलेगा मैडम, जूस से भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी एक्चुअल नीड क्या है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, राइट टाइम राइट प्लेस और राइट कस्टमर राइट सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके लिए इस तरह का डेटा क्या करेगी, अपडेट करेगी और इस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी। इट शुड बी फ्लेक्सिबल फॉर द कंपनी as well as the customer to decide their preferences। यानी कि कंपनी के लिए भी ये सिस्टम फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हैं, कस्टमर के लिए भी। कस्टमर भी कोई अगर चेंजेस लाता है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो उस तरह से हम लोग क्विकली रिस्पॉन्स दे सकते हैं कस्टमर के लिए। या कंपनी में भी अगर कोई चेंज करना है, कंपनी के अंदर भी कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो कंपनी के लिए भी ये सिस्टम हेल्पफुल है और फ्लेक्सिबल भी है। Okay, is that clear? So next principle is the appropriate format. LIC should be appropriately formatted. It should contain the right information in the right form and in the right sequence. जैसे कि बहुत बार हम लोग अभी जोक्स जैसे पढ़ते हैं ना, सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत सारे व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। हम लोग जैसे जोक्स पढ़ते हैं उस तरह से अगर कोई एक स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी के अंदर हमने अगर स्टोरी का सीक्वेंस बदल दिया, जो सेंटेंस सबसे नीचे था लास्ट में आना चाहिए था वो हमने फर्स्ट में डाल दिया, तो स्टोरी का जो इंटेंशन है वो कुछ अलग हो जाएगा या स्टोरी बदल जाएगी।
तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एलआईएस सिस्टम किस चीज के लिए हमें हेल्प करती है, तो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट बनाने के लिए हेल्प करती है। कौन सी चीज पहले लिखनी है, हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखते वक्त स्टार्टिंग कैसे की जाती है और एंडिंग कैसे किया जाता है, इसका एक फॉर्मेट रहता है। सो अगर एलआईएस सिस्टम आपको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट प्रोवाइड करती है, तो उस फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीज होना जरूरी है, राइट इंफॉर्मेशन इन द राइट फॉर्म। कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में होनी चाहिए और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सुबह में उठने के बाद अगर आप बोल रहे हो कि मैंने तो मैडम डिनर कर लिया, इज इट करेक्ट? नो। आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, इसका एक फॉर्मेट है कि सुबह उठने के बाद आप फर्स्टली क्या लेते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, उसके बाद लंच आता है और उसके बाद डिनर आता है। तो जो भी आपको फॉर्मेट दिया है उस अप्रोप्रिएट फॉर्मेट के अंदर आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, राइट फॉर्म में होगी और राइट सीक्वेंस में होगी, उसका सीक्वेंस क्लियर होगा। सो इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड, decision like storing inventory, locating inventory and customer feedback etc will be affected। मतलब all things पे उसका असर होगा। जैसे कि आपका फॉर्मेट अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, और जिसके अंदर आपको किस तरह का डिसीजन लेना रहता है कि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इन्वेंटरी को स्टोर करते हैं, इन्वेंटरी में कौन सा मटेरियल कौन सी प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिली है कि कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मुझे राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है राइट फॉर्म में, तो शायद मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा और मैं गलत इन्वेंटरी क्या करूंगी, मेंटेन करूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कस्टमर का फीडबैक अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। सो हमें इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। एलआईएस सिस्टम जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मेट देती है तो उसकी वजह से हमारा डिसीजन सही हो सकता है और हमें आउटकम्स मिल सकते हैं। ओके, सो 6th one is the exceptional। LIS should be able to handle exceptions। अभी हम लोग बोलते हैं बहुत बार कि ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस होना मतलब क्या है, तो एक्सेप्शनल केसेस को हैंडल करना ये भी LIS सिस्टम करते हैं। It should be able to handle exceptions। If there is a sudden problem or opportunity, LIS should help the manager in taking judgmental decisions। जजमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आज तक आपने जिस तरह से मतलब एक्सपीरियंस के अंदर हम पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं, आपका क्वालिफिकेशन देखा जाता है। तो एलआईएस सिस्टम क्या करती है कि मैनेजर जो है, मैनेजर को जो भी डिसीजंस लेने रहते हैं, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है बिजनेस के अंदर, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए एलआईएस सिस्टम क्या करेगी, आपको जजमेंटल डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेगी। यानी जजमेंट किस तरह से आएगा कि ये आपको डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से हम सिचुएशन का या कंडीशन का जजमेंट ले सकते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वर्टिकल कम्युनिकेशन। सो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक्सटर्नल, इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्सटर्नल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन रहता है, आपके कस्टमर। तो कस्टमर या पीपल्स के साथ जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, द सोर्स ऑफ external information system are people outside the firm। Okay, the main source of information in external LIS is the customers, and the customers give feedback about their likes, dislikes and preferences। तो इन कस्टमर के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन किया जाएगा इस लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, तो कस्टमर का जो भी प्रेफरेंस है, कस्टमर कौन सी चीज को लाइक करते हैं, कौन सी चीज को डिसलाइक करते हैं, इस तरह का जो भी फीडबैक कस्टमर का है वो कम्युनिकेट किया जाएगा इस LIS सिस्टम के थ्रू। Okay, so this information is collected by the retailers, यानी कि लास्ट फाइनल कस्टमर तक जाने वाला लास्ट सोर्स कौन सा रहता है, तो रिटेलर क्या करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एंड द सेल्स स्टाफ आल्सो collected the information and they are in close contact with customers and passes to the required department and thus helping the suppliers, customers and also the firm। यानी कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक सेलिंग स्टाफ और आपका जो रिटेलर है, जो कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। तो कस्टमर का जो भी सर्वे किया जाएगा, कस्टमर का जो भी फीडबैक होगा वो पास की जाएगी इंफॉर्मेशन सप्लायर्स के थ्रू,
थ्रू जो भी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स, अगर मार्केटिंग की कोई रिक्वायरमेंट है, सॉरी मार्केटिंग की कोई क्वेरी है, मार्केटिंग रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो इसकी वजह से वो फर्म क्या करेगी कि कम्युनिकेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से वो अपडेट कर सकते हैं अपने सिस्टम को कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए। ओके, सो द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं एक बार बोलती हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन में होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल, एंड जो अपवर्ड लाइन में होता है वो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको समझिए। ओके, नेक्स्ट इज द इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो इस मोड पे रहेगा, वर्टिकल यानी इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे। ओके, सो इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रहेगा, इंटरनल एम्प्लॉय रहेगा आपका, जिसके साथ मेजर डिपार्टमेंट्स रहेंगे, जिनके बीच क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो उसके अंदर कौन कौन रहेगा कि जो सप्लाई करने वाले डिपार्टमेंट्स है वो रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक परचेसिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, production department, finance department. So this system of information includes critical aspects like budget for physical distribution of goods, innovations, delivery requirements and deadlines. यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस तरह की एक्टिविटी करनी है। इनोवेशंस यानी कि कुछ नया देना है मार्केट के लिए। डिलीवरी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस टाइप की डिलीवरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है डिलीवरी की, और डेडलाइंस क्या है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो इस क्रिटिकल फैक्टर्स को क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, जिसकी वजह से आसान हो जाएगा डिसीजन लेना। ओके, सो लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन फंक्शनैलिटी। अभी फंक्शनैलिटी के अंदर हम क्या देखने वाले, देखो आप डायग्राम देख सकते हैं, आप पढ़ना जरा सा। इसमें फर्स्ट दिया है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसके अंदर आता है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। कोई भी स्ट्रेटेजिक का प्लान करना है तो उसके अंदर क्या होगा, अलायंसेस निकालने पड़ेंगे स्ट्रेटेजी के लिए। डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। कैपेबिलिटी कितनी है डेवलपमेंट करने के लिए, और आपको आपके लिए मार्केट से अपॉर्चुनिटी कौन सी है। सेकेंड स्टेप आती है डिसीजन एनालिसिस। उसमें किस तरह का डिसीजन एनालिसिस किया जाएगा। व्हीकल रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। इन्वेंटरी का मैनेजमेंट किया जाएगा। फैसिलिटी लोकेशन देखे जाएंगे, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा। तो थर्ड स्टेप आती है मैनेजमेंट कंट्रोल। तो मैनेजमेंट कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, मैनेजमेंट किस चीज पे कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल मेजरमेंट, कस्टमर सर्विस मेजरमेंट, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। ये सब स्टेप्स हमने क्या किए, इससे पहले जो भी चैप्टर हमने स्टडी किया है उसके अंदर हमने ये सब कॉन्सेप्ट स्टडी किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है प्रोडक्टिविटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, उसके कितने सारे मेथड्स है, या क्वालिटी मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, कॉस्ट का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। ओनली आपको यहाँ पे स्टेप्स देखने हैं। फंक्शनैलिटी के अंदर हमें एक्चुअली क्या स्टडी करना है ये आपको लास्ट टेक में दिखाई देगा। ट्रांसैक्शन सिस्टम को स्टडी करना है, यानी कि ऑर्डर की एंट्री, इन्वेंटरी असाइनमेंट, ऑर्डर सिलेक्शन, शिपिंग, प्राइसिंग एंड इनवॉइसिंग एंड कस्टमर इंक्वायरी। ओके, सो लेट्स सी द फंक्शनैलिटी। Logistical information system link logistical activities into integrated process. This integration happens at 4 levels of functionality. जो लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज है, तो लॉजिस्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करती है, इसका लिंक लगाती है, यानी कि इंटीग्रेशन करती है। इंटीग्रेशन मतलब इनको ज्याला आपण एकत्रित करणे म्हणतो। इंटीग्रेशन हैपन्स एट 4 लेवल्स ऑफ फंक्शनैलिटी। इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें 4 लेवल्स मिलते हैं फंक्शनैलिटी के ओनली। जो आपने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स देखे ना डायग्राम में, तो इतने सारे पॉइंट्स को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ मिला दिया, और एक साथ मिला के उन्होंने ओनली 4 लेवल्स ऑफ फंक्शनैलिटी बना दी। तो उस 4 लेवल्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन सिस्टम, सेकंड वन इज मैनेजमेंट कंट्रोल, थर्ड वन इज डिसीजन एनालिसिस and fourth one is strategic planning. So let us see, the first one is transaction system. This transaction system initiates and records all the individual logistical activities.
यानी कि the various activities performed under this level are order entry, inventory assignment, order selection, shipping, pricing, invoicing and customer inquiry. यानी कि ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर किस तरह से एक्टिविटीज परफॉर्मेंस कैसा होगा या उसकी लेवल कैसी होगी, तो ये ऑर्डर एंट्री लेगा। कस्टमर जो भी ऑर्डर्स देते या रिक्वायरमेंट्स रखते उसकी ऑर्डर लेने का काम इस ट्रांजैक्शन थ्रू के सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। इन्वेंटरी असाइनमेंट की जाएगी, यानी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर किस तरह के प्रोडक्ट की है, उसकी लिस्ट इन्वेंटरी में स्टोर की जाएगी या स्टॉक में रखा जाएगा। ऑर्डर सिलेक्शन किया जाएगा, शिपिंग वापस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, दैट मीन्स यू हैव टू शिप दैट प्रोडक्ट। You have to take a decision about pricing. Invoicing means what? Invoicing is जसं की आपण ज्याला म्हणतो की तुम्ही जो काही प्रोडक्ट सेल केलेला आहे त्याचं किती येणं बाकी आहे, म्हणजे किती तुम्हाला इनवॉइसिंग मध्ये काय केलं जातं की तुम्हाला परत येणारी रक्कम किती, अमाउंट किती आहे, दॅट इज कॉल्ड इनवॉइसिंग। कस्टमरच्या इन्क्वायरीज किती आहे, कस्टमर कशा पद्धतीने इन्क्वायरी करतो, that all things, that all activities are involved in transaction system. Okay, so सीक्वेंस दिया है किस तरह का ट्रांजैक्शन सिस्टम के अंदर। फर्स्ट यू हैव टू रिसीव ऑफ ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ऑर्डर करेगा, असाइन इन्वेंटरी टू द ऑर्डर, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज डायरेक्टिंग मटेरियल हैंडलर्स टू सिलेक्ट द ऑर्डर। ओके, मटेरियल हैंडलिंग किस तरह से करना है ये भी हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, तो आपको वापस पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप पीछे जाके मेरा वापस एक बार वीडियो देख सकते हैं, तो आपको मटेरियल हैंडलर्स का रोल क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। सो लेट अस सी डायरेक्टिंग मटेरियल हैंडलर्स, यानी कि मटेरियल हैंडलर्स को डायरेक्ट किया जाता है, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है हाउ टू सिलेक्ट दैट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज द मूवमेंट, लोडिंग एंड डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। तो मूवमेंट करने के लिए किस तरह से प्रोडक्ट को लोड करना है, किस तरह से डिलीवरी देनी या किस मोड को चूज करना डिलीवरी के लिए, ये भी ऑर्डर दिए जाएंगे। और लास्ट स्टेप में हम ट्रांजैक्शन सिस्टम में देख सकते हैं प्राइसिंग, इनवॉइस फॉर पेमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट कंट्रोल। The management control system focuses on performance measurement and reporting. Performance measurement is necessary to provide feedback to the management regarding service level and resource utilization. So management किस तरह से, ये सिस्टम किस तरह से कंट्रोल की जाती है, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम किस चीज पे फोकस करती है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग पे फोकस किया जाता है। आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है, अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं तो आप क्वालिटी को भी मैनेज नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग पे भी क्या किया जाएगा, इस कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू फोकस किया जाएगा। रिपोर्टिंग अगर प्रॉपर, एक्यूरेट, एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा तो भी आपका डिसीजन गलत हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। सो द मैनेजमेंट रिगार्डिंग सर्विस लेवल एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देयर आर कॉमन परफॉर्मेंस मेजर्स। अभी परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर किस तरह से वो मेजरमेंट लिए जाएंगे और उसके अंदर कौन से मेजरमेंट लिए जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल मेजरमेंट, second one is customer service measurement, third one is productivity measurement and fourth one is quality measurement। तो इस तरह का अगर रिपोर्ट मैनेजमेंट को मिलता है तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, इस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है और इसमें अपडेट ला सकता है। ओके, सो decision analysis. Decision analysis is the third step. Decision analysis includes taking decisions on various aspects. व्हीकल रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, व्हीकल का रूटिंग यानी कि वन राउंड में हमें ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसफर किया जाएगा प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो हम लोगों ने सीखा ना कि कितने डिस्टेंस पे करना है, वन राउंड के लिए कितनी कॉस्ट आती है और उसका डिस्टेंस कितना है। उसी डिस्टेंस के लिए आप अगर 2 राउंड ले रहे हो, 2 बार व्हीकल का यूज किया जा रहा है, तो हम लोगों के लिए कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा, तो ये हमने सीखा है। तो इसके अंदर हमें शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं जिसके लिए हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से व्हीकल रूटिंग और शेड्यूलिंग के लिए डिसीजन एनालिसिस किया जाएगा कि किस तरह से हमें डिलीवरी करनी है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर किस चीज को ऑर्डर करता है, उसके प्रेफरेंस क्या है, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। तो इसके रिपोर्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं की इन्व्हेंटरी को मॅनेज कर सकते हैं आणि इथे तुम्हाला डिसिजन अनालिसिसची गरज असेल। फॅसिलिटी लोकेशन म्हणजे काय कि किस तरह के फैसिलिटी लोकेशन यानी कि किस तरह का लोकेशन आपने चूज किया है, कौन सी फैसिलिटीज उसके थ्रू आप लोग कस्टमर के लिए दे रहे हैं, कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किया जाएगा। डिसीजन एनालिसिस emphasizes more on effectiveness, that is identify profitable unprofitable options rather than on efficiency. Next one is the strategic planning. Strategic planning focuses on information support to develop and refine a logistic strategy, and these decisions are often extensions of the decision analysis level but are long term in focus. So strategic planning includes decisions on various aspects. अभी किस तरह के डिसीजंस लिए जाएंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कितना आपको एक्सपेंस आएगा विद वेरियस सप्लाई चेन मेंबर्स, यानी कि सप्लाई चेन मेंबर्स कितने रहेंगे, उसके लिए अलायंस कितना लगेगा, डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ फर्म कैपेबिलिटीज एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, उसके लिए फर्म कैपेबल है या नहीं है, मार्केट की अपॉर्चुनिटी क्या कहती है। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर अपॉर्चुनिटी तो उसे लेना चाहिए, तो उसे लेने के लिए हमें अगर डेवलपमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए फर्म कैपेबल है कि नहीं, इस रिलेटेड हमें क्या करना है। स्ट्रेटेजी के लिए कोई भी प्लान बनाना है तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस टू इम्प्रूव सर्विस, यानी कि सर्विस को अगर इम्प्रूव करना है तो कस्टमर को रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज है, उन्हें सॉल्व करना है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। इज दैट क्लियर? सो लास्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें जो भी स्टडी करना है तो उसमें RFID फर्स्ट थिंग। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हर चीज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसा फर्म का रहता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो भी फैसिलिटीज है, तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी IT का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है तो IT के अंदर ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जिसकी वजह से हमें वो हेल्पफुल है, या मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है, या लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के लिए हेल्पफुल है। तो RFID ये फर्स्ट थिंग है। RFID मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इट इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड रिट्राइविंग इट वाया रेडिओ वेव्स। म्हणजे या RFID च्या थ्रू काय केलं जातं, डेटा स्टोअर केला जातो आणि जेव्हा तुम्हाला हवंय त्यावेळेस तो काय केला जाईल, पुन्हा रेडिओ वेव्हच्या थ्रू तुम्हाला पास केला जाईल। रिट्राइविंग म्हणजे पुन्हा तुम्हाला तो मिळवून देणार तो डेटा। RFID uses radio frequencies to transmit data between portable device and managing computer. And RFID has two parts, namely the integrated circuit used for storing and processing information and the antenna used for receiving the information. Antenna के थ्रू ये क्या किया जाएगा, रिसीव की जाएगी इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होगा जिसके थ्रू ये क्या करेगी, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग the information. Okay, so RFID is used in supply chain management. इसका यूज कहाँ पे होता है, मैनेजमेंट के लिए कहाँ पे यूजफुल है। तो RFID सिस्टम जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए, या इन्वेंटरी ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट करने के लिए यूजफुल है। इट हेल्प टू सेव टाइम एंड एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट। यानी कि इन्वेंटरी को ट्रैक करना मतलब क्या है कि इन्वेंटरी के अंदर कितना स्टॉक बाकी है और किस चीज का सप्लाई हुआ है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, उस चीज को ये ट्रैक कर लेता है RFID, जिसकी वजह से हमें करेक्ट डेटा मिलता है और उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं नए प्रोडक्ट लिस्ट की। ओके, इज दैट क्लियर? सो it can also be used in front office management and back office management. Now we have to see there are three types of RFID tags: active RFID tags, passive RFID tags, and battery assisted RFID tags. See this diagram. This is computer database, RFID reader, antenna or tag. Electronic data interchange.
सेकेंड पॉइंट। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआर, दैट मींस इट इज द फास्टेस्ट, easiest and most productive way to conduct business। अगर बिजनेस कंडक्ट करना है तो ये सबसे ज्यादा फास्ट और इजीएस्ट प्रोडक्टिव वे है। एंड दैट टू कंडक्ट बिजनेस विद द ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। इसमें ईडीआर क्या करता है, ईडीआर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। आउटसाइड जो भी आपके कॉन्टेक्ट पर्सन है उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को। एंड द यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स, इसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स का। तो ईडीआर हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट and is used to transfer information from computer to computer। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ये क्या करता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज की जाती है। ईडीआर हेल्प्स इन सेविंग टाइम एज द इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव टू बी रीटाइप। यानी कि हमें टाइप करके जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं वैसे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक कंप्यूटर का डेटा या इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर पे क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा। सो ईडीआर हेल्प्स इन सेविंग time, and the implementation of EDI is important for companies as it can significantly reduce the cost of sending documents। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जो भी कॉस्ट आती है वो रिड्यूस करनी है तो कंपनी के लिए ये EDI सिस्टम बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। इज दैट क्लियर? See this diagram, EDI document data, automated business to business transaction, no manual processing required। Okay, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई का बेनिफिट क्या है? कॉस्ट कटिंग, ईडीआई रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ पेपर टू बी हैंडल। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किस चीज की जाएगी, यहाँ पे पेपर की तो यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर मेरा डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है तो मैं क्यों पेपर का यूज करूंगी। यहाँ पे वो कॉस्ट को सेविंग किया जाएगा इन एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल कॉस्ट, एंड ऑल्सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और पर्सनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। स्टाफ कैन बी असाइन टू अदर वैल्यू एडेड फंक्शंस, यानी कि स्टाफ को किस चीज के लिए असाइन किया जाएगा कि जो भी अदर फंक्शंस है उनके लिए वो क्या करेंगे, असाइन करेंगे with the organization। Okay, so cost cutting is the first benefit। Second thing is increased speed। Large volumes of commercial data can be communicated from one computer to another in a matter of minutes, enabling faster response and greater customer satisfaction। तो यहाँ पे अगर हर चीज इफिशिएंटली की जा रही है, इफेक्टिव हो रही है या फास्टली हो रही है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अगर हमारा डेटा विद इन अ मिनट जा रहा है तो यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स होने की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। सो इट इज सेकेंड बेनिफिट, इंक्रीज स्पीड। EDI eliminates inevitable errors, यानी कि जो भी एरर्स हम मैन्युअली अगर कोई टाइप कर देते हैं इंफॉर्मेशन तो शायद उसमें एरर्स आने की पॉसिबिलिटीज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन सारी चीजों को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इस EDI ने। EDI क्या करेगी, डायरेक्टली डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। EDI लीड्स टू बेटर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर सकते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। थर्ड थिंग इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन provides a fast and high volume channel for information movement around the globe। आपको ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है। फास्टली आपको अगर इंफॉर्मेशन मूव करनी है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज किया जाएगा। उसके एप्लीकेशन भी है, कम्युनिकेशन डिशेस ऑन द टॉप ऑफ व्हीकल्स, allow communication between drivers and dispatchers। Okay, so provides up to date information regarding location and delivery and allows dispatchers to redirect trucks in response to need to traffic congestion। ये ट्रैफिक कंजेशन को क्या करता है, कम करता है और यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जाता है डिस्पैचर्स को, जिस तरह से आपको लोकेशन और डिलीवरी के बारे में पता चलता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ये एप्लीकेशंस देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई है। ओके, द ग्राउंड इक्विपमेंट रिसीव्स द सिग्नल, द ग्राउंड इक्विपमेंट ट्रांसमिट सिग्नल टू द सैटेलाइट। एरो के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह से ये एरो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है। The satellite amplifies the incoming signal and changes the frequency। Okay,
अभी जीपीएस सिस्टम का देखेंगे, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें सैटेलाइट देखा हमने और ईडीआई स्टडी किया, अभी जीपीएस देख रहे हैं। ओके, जीपीएस इज अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट। जीपीएस लगाते हैं ना हम कार में वगैरह, जिसके थ्रू हमें समझ में आता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोकेशन, कौन से लोकेशन पे हमें किस लोकेशन पे जाना है, वो डायरेक्ट करता है आपको। सो thus GPS can be used for tracking the movement of a particular consignment. Consignment यानी आपके goods की कौन से लोकेशन पे, ये भी फाइंड आउट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ये जीपीएस सिस्टम यूज की जाती है। Tracking the actual location of an consignment is very helpful to the firm as they can easily predict the time required for the consignment to reach the customer's location. Customers के पास ये जो भी हमारे डिलीवर किए हुए प्रोडक्ट्स है वो कितने टाइम के अंदर पहुंचेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली जान सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग के सिस्टम, जीपीएस सिस्टम हमें हेल्पफुल है। सो लेट्स सी दिस डायग्राम, किस तरह से वो ट्रैक कर लेती है कंसाइनमेंट को। ओके, सो बारकोडिंग। Barcoding is the most common form of automatic identification used in automatic data capture technology. Barcodes are used for identification, handling, retrieval and storage of goods in warehouses and stores. कि warehouse के अंदर कितना मटेरियल है, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ता है कि उसका भी एनालिसिस करना पड़ता है। स्टोरेज के अंदर हमें स्टोरेज अगर रखना है तो कितने प्रोडक्ट्स सप्लाई किए, कितने रिमेनिंग है, तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करनी रहती है। तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बारकोडिंग सिस्टम यूज कर लेते हैं। इंडिविजुअल इन्वेंटरी आइटम्स, कार्टून्स और यूनिटाइज्ड पैकेजेस आर affixed with the barcode that can be read by a barcode scanner attached to an online computer system. Okay, so barcode system help to improve inventory accuracy. प्रोडक्ट की लिस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी रिमेनिंग है, कितनी और हमें क्या करने हैं, अवेलेबल करने हैं प्रोडक्ट्स। तो इस चीज के लिए हमें अगर इम्प्रूव करना है इन्वेंटरी का एक्यूरेसी लेवल, तो हमें क्या करना है, बारकोडिंग का जो भी बारकोडिंग सिस्टम है उसे यूज करना है। बारकोड इज असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर इन्वेंटरी आइटम टू शो इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग द स्टोरेज and retrieval and dispatch, and barcoding also facilitates in locating a particular item in warehouse as well as to check the availability of particular item. warehouse के अंदर चेक करना है हमें कि कितने पर्टिकुलर आइटम, मतलब कौन सा एक प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसे अगर हमें चेक करना है तो ये बारकोडिंग सिस्टम हेल्प करेगी। It has to identify that particular product. Okay, so barcoding also facilitates tracking the location of the consignment during transportation. So next one is enterprise resource planning. It is the last point, enterprise resource planning. Enterprise resource planning means ERP. It is a business process management software that integrates and automates many of the business activities, including most of the back office function. Back office के अंदर जो भी functions किए जाते हैं, तो उस related जो भी business activities है, उन सब activities को integrate करना और automate करना, ये काम ये ERP करता है, यानी Enterprise Resource Planning. ये भी एक IT के इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. These activities typically include product planning, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अभी ये बैक ऑफिस के फंक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंटरी, शिपिंग, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स. ERP is a basically cross-functional activity since it integrates various functional activities. अभी कौन से functional activities को integrate किया जाता है in one system? See this ERP system. अभी इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज है, इन सब एक्टिविटीज को इंटीग्रेट यानी एक साथ मिलाया जाता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है. दैट ऑल एक्टिविटीज कैन बी इंटीग्रेटेड through ERP system. Okay, so what is the advantage of ERP? Efficiency को बढ़ाता है. अभी ये अगर इंटीग्रेट करता है तो रिपीटेटिव प्रोसेस होने की कोई चांसेस ही नहीं है. हर एक डिपार्टमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो रहेगी.
इंफॉर्मेशन रहेगी तो यहाँ पे रिपीटेशन होगा नहीं किसी प्रोसेस के लिए. सो ERP सिस्टम eliminates repetitive process and greatly reduce the need to manually enter इंफॉर्मेशन. यानी कि यहाँ पे हर चीज क्या की जाएगी, मैन्युअली नहीं की जाएगी. यहाँ पे ERP के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे रिपीटेशन को. दिस मेक्स इट इजियर फॉर द कंपनीज टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इन एन इफिशियंट मॅनर. अगर आपको इफिशियंटली म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की खूप तत्परतेने कुठलं काम कंप्लीट करायचं असेल तर तुम्हाला ही ERP सिस्टम काय करेल, हेल्प करेल. रिडक्शन इन लीड टाइम. यहाँ पे अगर आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, आप एक्यूरेट अप्रोप्रिएट डेटा अगर आपको मिलता है, सो यहाँ पे लीड टाइम तो रिड्यूस ही किया जाएगा, यानी वेटिंग टाइम तो नहीं रहेगा. यानी कि by coordinating procurement, inventories and production decision with the help of ERP, the delay in production activities is avoided. Okay, so next is integrated information. Instead of having data distributed through a number of separated databases, all information is now located in a single location. Data is also kept consistent and up to date, and this makes the data easily accessible. इन सब चीजों को इंटीग्रेट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है, that information is located in a single location and that is available for each and every department. That's why it is a consistent and up to date data, and this makes the data easily accessible. Because of that ERP आपको डेटा इजीली अवेलेबल होगा क्योंकि ये सिंगल लोकेशन पे रहेगा और जहां से हर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे हमारा जो 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो भी पूरा हुआ है. उसके अंदर भी आपको असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लॉजिस्टिक के अंदर. सी दिस वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. मैच द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये सारी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स. मींस फाइनेंस एंड मार्केटिंग इट इज अ कॉमन सब्जेक्ट, सो अंडरस्टैंड इट. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछना है. और आपको लिंक भी दी गई है, इसकी भी लिंक दी है मैंने आपके ग्रुप पे. सो कंप्लीट करो आप अपना असाइनमेंट. सो थैंक यू सो मच. आज यहाँ पे ही रुकते. हम नेक्स्ट लेक्चर में जो 4th यूनिट का सेकेंड चैप्टर है मॉडर्न लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टडी करेंगे. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन.